दिस इज पेज नंबर 1। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, है ना। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट तो वैसे सभी है। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है पहले ये समझ लो, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम इट इज डिनोटेड बाय लेटर कैपिटल एफ। डिग्री ऑफ फ्रीडम पहली बार सुन रहे हैं, केमिस्ट्री में पढ़ा है क्या इसको? नो सर। नो सर, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पढ़े थे, फ्रीडम क्या है पता नहीं। डिग्री ऑफ एसोसिएशन कहाँ पे आता है केमिस्ट्री? क्या सर? केमिस्ट्री में कहाँ पे आता है डिग्री ऑफ एसोसिएशन? सर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम चैप्टर में आता है। अच्छा हाँ, इक्विलिब्रियम, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम बहुत आसान टॉपिक है, मतलब मुश्किल कुछ भी नहीं है। डिग्री ऑफ फ्रीडम, सर ये ब्रिटिश के जमाने का है क्या? ओके अभी सुनते जाओ। डिग्री ऑफ फ्रीडम इट इज द नंबर ऑफ वेज बाय विच इट इज द नंबर ऑफ ways by which an atom or molecule can have energy. It is the number of ways by which an atom or molecule can have energy. इसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। जो भी मैटर है, चाहे वो सॉलिड, लिक्विड या गैस हो, किससे मिलकर बना है? एटम या फिर मॉलिक्यूल से मिलकर बने हैं। उनका जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है ना मैटर के। हम एटम की बात नहीं कर रहे भाई, एटम किससे मिलकर बना, लेकिन जो भी मैटर आपका, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, वो किससे मिलकर बना है? एटम्स या फिर मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या बताता है? इट गिव्स द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज, नंबर ऑफ वेज या इंडिपेंडेंट वेज एक ही बात है यहाँ पे। इट इज इंडिपेंडेंट ways by which an atom or molecule can have energy। किस तरह से वो एनर्जी रख सकता है, इसी को बोलते हैं हम डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसको समझने के लिए जैसे हमारे पास 3 टाइप की गैसेस हैं। मोनो एटॉमिक गैस, मोनो एटॉमिक में कौन कौन सी गैसेस आ गई आपके? हीलियम, आर्गन, नियॉन, जीनॉन एक्सेट्रा। ये मोनो एटॉमिक गैसेस हो गई, है ना। तो मोनो एटॉमिक गैस किस तरह से मूव कर सकती है? अगर आप देखोगे तो मोनो एटॉमिक गैस के जो एटम्स होते हैं, ये रैंडमली तीनों डायरेक्शन में जा सकता है। एक्स डायरेक्शन में भी, वाई डायरेक्शन में भी, जेड डायरेक्शन में भी। एक्स, वाई और जेड, मतलब ये 3 इंडिपेंडेंट एनर्जी रखता है ना। और पोटेंशियल एनर्जी तो है ही नहीं यहाँ पे, तो जो भी एनर्जी वो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है। तो इस डायरेक्शन में भी एनर्जी रख सकता है, इधर भी, इधर भी। यहाँ पे मैंने डायरेक्शन वर्ड यूज किया, बट एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी ना, तो ध्यान रखना एनर्जी में डायरेक्शन नहीं होता है। बट यहाँ पे डायरेक्शन का मतलब ये है कि ये तीनों इंडिपेंडेंट डायरेक्शन में, मतलब एक्स, वाई या जेड डायरेक्शन में इंडिपेंडेंटली मूव कर सकता है। तो ये इसका मतलब है यहाँ पे कि भाई ये एक्स डायरेक्शन में भी जा सकता है, वाई डायरेक्शन में भी जा सकता है और जेड डायरेक्शन में भी जा सकता है, इंडिपेंडेंटली जा सकता है। इसलिए इसमें जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है मोनो एटॉमिक गैस में देयर आर 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, और तीनों की तीनों कौन सी हैं? ये ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। और एक्स डायरेक्शन के लिए इस एटम की जो एनर्जी होगी हाफ ऑफ एम वी एक्स स्क्वायर, इस डायरेक्शन के लिए भी हाफ ऑफ एम वी वाई स्क्वायर, और इस डायरेक्शन के लिए हाफ ऑफ एम, सॉरी इट इज वी जेड स्क्वायर एंड इट इज वी वाई स्क्वायर। मतलब अगर इधर मूव कर रहा है तो एनर्जी ये है, इधर मूव कर रहा है तो एनर्जी ये है, इधर मूव कर रहा है तो एनर्जी ये है। तो ये 3 तरह से एनर्जी है यहाँ पे, एक्स, वाई और जेड। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी यहाँ पे? इंडिपेंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम, 3 इंडिपेंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम है। और तीनों कौन सी यहाँ पे? ये ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है इसकी।
ठीक है। एंड देन दूसरा आते हैं हम अभी यहाँ पे डाई एटॉमिक या फिर लीनियर पॉली एटॉमिक। डाई एटॉमिक और लीनियर पॉली एटॉमिक। डायटॉमिक और लीनियर पॉली एटॉमिक। डायटॉमिक जैसे हो गया आपका N2 O2 H2 CO, है ना। और लीनियर पॉली एटॉमिक मतलब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ये लीनियर पॉली एटॉमिक है। इस पे सर कार्बन मीन्स 3 और 3 से ज्यादा ना? पॉली एटॉमिक में 3 से ज्यादा हो जाएंगे। डायटॉमिक मतलब सिर्फ 2 एटम होना चाहिए। तो इसमें आपका N2 O2 H2 CO आ गए। लेकिन मैंने यहाँ पे एक और टर्म लिखा, लीनियर पॉली एटॉमिक, मतलब जिनका जो शेप होता है ना, लीनियर वाला शेप होता है जिनका। हेलो, लीनियर मतलब समझ गए, एक ही लाइन पे जो शेप रहेगा। हेलो, समझ गया? यस अरे सर। कार्बन डाइऑक्साइड का शेप ऐसे ही होता है ना, लीनियर शेप होता है ना इसका, ठीक है। तो ये लीनियर पॉली एटॉमिक है कार्बन डाइऑक्साइड, और ये सब कैसे हो गई आपकी डायटॉमिक हो गए। तो डायटॉमिक में 2 एटम हो गए। तो डायटॉमिक में ना 2 केस होते। केस 1, एज अ रिजिड रोटेटर। एज अ रिजिड रोटेटर। रिजिड रोटेटर मतलब ये कब होता है? एट लो टेम्परेचर, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे या लो टेम्परेचर पे एज अ रिजिड रोटेटर के जैसे बिहेव करती है। मतलब ये एक एटम हो गया और ये एक एटम हो गया, है ना। तो ये जो गैस है डायटॉमिक गैस, इसमें ये तीनों डायरेक्शन में मूव कर सकती है, एक्स वाई जेड। तीनों डायरेक्शन भी है यहाँ पे, एक्स वाई जेड किसी भी डायरेक्शन पे जा सकती है। इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। तो 3 तो कौन सी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई यहाँ पे? ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई यहाँ पे। सो टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 3 ट्रांसलेशनल प्लस। अब इसमें अगर तुम देखोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये वाले डायरेक्शन में भी है और ये वाले डायरेक्शन में भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। लेकिन ये वाले डायरेक्शन का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो लगभग लगभग 0 है। तो और ये वाले डायरेक्शन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया इट इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और ये वाले डायरेक्शन में भी आ जाएगा हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर। और इस डायरेक्शन के लिए हाफ ऑफ एम वी एक्स स्क्वायर, इधर के लिए हाफ ऑफ एम वी वाई स्क्वायर, और इधर के लिए हाफ ऑफ एम वी वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा वी जेड स्क्वायर। तो अगर ये रिजिड रोटेटर है, जैसे डंबल का जो शेप होता है डंबल जैसा, है ना, तो डंबल जैसा शेप है, तो इसमें कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी टोटल? देखो 3 ट्रांसलेशनल वाली हो गई। हेलो, 3 ट्रांसलेशनल हो गई ना डिग्री ऑफ फ्रीडम। 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम बराबर है, और प्लस 2 कौन सी हो गई यहाँ पे? रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो टोटल कितनी हुई यहाँ पे सर भाई? एक और बताइए ना। हाँ ठीक है। देख, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है अगर ये रिजिड रोटेटर के जैसा बिहेव कर रहा है तो, ठीक है, समझ गया। रिजिड रोटेटर, रिजिड रोटेटर मतलब समझ गए, यहाँ पे बॉन्ड में कंप्रेशन और एक्सपांशन नहीं हो रहा है। मतलब जो बॉन्ड है वो रिजिड बॉन्ड है, जैसे डंबल में होता है, समझ गए। हेलो, यस। तो टोटल कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम हुई? एक तो ये कैसा जा सकता है? एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में, तीनों डायरेक्शन पे जा सकता है इंडिपेंडेंटली। ओके, देखो अभी डंबल ही लिया है मैंने, डंबल दिख रहा है। यस सर। ये सर। हमारी डायटॉमिक बॉडी में मॉलिक्यूल ऐसा रिजिड रोटेटर, मतलब ये जो बॉन्ड है ना, ये रिजिड है बॉन्ड। तो ये वाले डायरेक्शन का जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये इस डायरेक्शन का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया लगभग लगभग 0, क्योंकि साइज बहुत छोटा होता है। और अगर ये वाले डायरेक्शन का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया देखोगे तो ये आएगा, मतलब ऐसा रोटेशन, है ना, ये वाला रोटेशन रहेगा, ये वाला मूवमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा, ऐसा वाला भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा।
लेकिन ये वाले डायरेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लगभग लगभग 0। जबकि ये जो एटम है ये इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, ऐसा भी जा सकता है। तो 3 ट्रांसलेशन वाले हो गए, एक ये, दूसरा, तीसरा। और 2 कौन से वाले हो गए आपके? रोटेशन वाले। देखिए ये रोटेशन वाले, बहुत बड़ा डंबल ये। एक तो ये वाला रोटेशन हो गया, और दूसरा एक ये रोटेशन, और एक ये वाला रोटेशन। लेकिन ये वाला जो रोटेशन है ये, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया नेग्लिजिबल है, तो इसलिए इसको काउंट नहीं करेंगे। इसलिए यहाँ पे रिजिड रोटेटर में कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम? इसमें 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। 3 ट्रांसलेशन वाली और 2 रोटेशन वाली। समझ गए? यस सर। समझ गए कि नहीं? यस सर। ओके। एंड अगर हम रिजिड रोटेटर ना लें, अगर वाइब्रेशनल मोड भी एक्टिव है, तो जो दूसरा केस इसमें, इफ वाइब्रेशनल मोड इज एक्टिव, मतलब ये कब होता है? जनरली एट हाई टेम्परेचर पे। तो अगर वाइब्रेशनल मोड एक्टिव है तो फिर ये जो बॉन्ड है ना, एक प्रकार से स्प्रिंग के जैसा है, और जो एटम है उसमें क्या होगा? आपका कंप्रेशन और एक्सपांशन भी होगा। ठीक है? तो ये हाई टेम्परेचर पे ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ये वाली तो रहेंगी केस बी पे। केस बी पे ये वाली डिग्री ऑफ फ्रीडम तो रहेंगी। कौन सी वाली आपकी? 3 ट्रांसलेशनल प्लस 2 रोटेशनल प्लस 2 वाइब्रेशनल वाली भी आ जाएंगे इस पे। तो टोटल कितनी हो गई? देयर आर 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब वाइब्रेशनल में 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम कौन कौन सी? ये तो समझ में आ गया भाई, यहाँ पे हाफ एम वी एक्स स्क्वायर, हाफ एम वी जेड स्क्वायर, हाफ एम वी वाई स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। मतलब एक्स एक्सिस के लिए तो आई एक्स एक्स ओमेगा स्क्वायर लिखोगे, और वाई एक्सिस के लिए तो हाफ आई वाई वाई स्क्वायर लिखोगे। और किसी एक्सिस के लिए अगर 0 मूवमेंट ऑफ इनर्शिया तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। वाइब्रेशनल मोड में हमने लिख रहा है कि 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो वाइब्रेशनल मोड में 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम इसलिए है क्योंकि ये जो एटम है इसमें वाइब्रेशन हो रहा, मतलब काइनेटिक एनर्जी वाला पार्ट भी आ गया, और जो एटम जो बॉन्ड बना है वो एक स्प्रिंग के जैसा है, तो एक पोटेंशियल एनर्जी वाला टर्म भी बन जाएगा यहाँ पे। इसलिए वाइब्रेशनल मोड में कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम बन गई? यहाँ पे 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई वाइब्रेशनल मोड के लिए। ठीक है? तो हाई टेम्परेचर पे टोटल कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई? यहाँ पे 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई। 3 ट्रांसलेशनल वाली, 2 रोटेशन और 2 वाइब्रेशन की। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। इस पेज का वाइब्रेशन वाली फिर से बताइए सर। हाँ। एक बार वाइब्रेशन वाले बताना। हाँ बेटा बता रहा हूँ, वाइब्रेशनल मोड वाली। रुक जा, स्क्रीनशॉट ले पहले इस पेज का। ले लिया? स्क्रीनशॉट ले लिया क्या? रोटेशन के लिए तो अपन ने उसको रिजिड कंसीडर किया था ना, फिर वाइब्रेशन के लिए स्प्रिंग कैसे बोला? नहीं नहीं, यहाँ पे 2 केस है, मैं दोबारा बता रहा हूँ इसको। ठीक है? रुक जा, ये मिटा देता हूँ मैं। स्क्रीनशॉट ले लिए थे ना तुम लोगों ने? पूरा स्पेस तो दोबारा बता रहा हूँ, रुक जाओ। देखो पेज नंबर 2, रिजिड रोटेटर में और वाइब्रेशनल मोड अगर एक्टिव है तब भी लेना। जैसे डायटोमिक के लिए हम देख रहे हैं, मैंने उधर लिखा हुआ है ना, तो वही केस हम देख रहे हैं। तो पहला केस कौन सा हो गया इस पे? एज अ रिजिड रोटेटर। एज अ रिजिड रोटेटर मतलब जैसे ये एटम है, सॉरी ये मॉलिक्यूल हो गया एक, है ना, डंबल के जैसा। तो ये जो मॉलिक्यूल है या एटम है, ये तीनों डायरेक्शन में ट्रांसलेशनल मोशन भी कर सकता है, तीनों डायरेक्शन पे जा सकता है। और 2 डायरेक्शन में इसमें क्या आएगा? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी आएगा। तो इधर का आएगा हाफ ऑफ आई जेड जेड ओमेगा स्क्वायर, और ये वाले डायरेक्शन के लिए रहेगा हाफ ऑफ आई वाई वाई ओमेगा स्क्वायर, और ये डायरेक्शन पे जाने के लिए हाफ ऑफ एम वी एक्स स्क्वायर, इधर के लिए हाफ ऑफ एम वी वाई वी जेड स्क्वायर, और ये वाले डायरेक्शन के लिए हाफ ऑफ एम वी वाई स्क्वायर। और इस डायरेक्शन का जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है वो लगभग लगभग कितना है?
जीरो है, इसलिए इसको काउंट नहीं करेंगे, है ना। तो टोटल कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम दिख रही है यहाँ पे आपको एज अ रिजिड रोटेटर के लिए? हाउ मेनी डिग्री ऑफ फ्रीडम्स? 5. डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 रोटेशनल प्लस 2, सॉरी 3 ट्रांसलेशन, 3 ट्रांसलेशन प्लस 2 रोटेशनल। लेकिन ये जो रिजिड रोटेटर के जैसा ये कब बिहेव करता है? लो टेम्परेचर पे या नॉर्मल टेम्परेचर पे। एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं, बट मैं एक्सेप्शंस के बारे में नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे। दूसरा, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे भी इसमें वाइब्रेशनल मोड एक्टिव हो सकता है कुछ मॉलिक्यूल्स में, बट सभी में नहीं, हमको ऐसा ही लेते हुए चलना है। दूसरा जो केस है, इफ वाइब्रेशनल मोड इज एक्टिव, वाइब्रेशनल मोड इज एक्टिव, वाइब्रेशनल मोड एक्टिव ये कब होता है? एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे। तो हाई टेम्परेचर पे वाइब्रेशनल मोड भी एक्टिव अगर हो गया है तो फिर इसमें जो बॉन्ड है वो रिजिड नहीं रहेगा, ये कंप्रेशन और एक्सपांशन जैसी कहानी इसमें आएगी। ठीक है, ये तो यहाँ पर भी ये 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम तो रहेंगी ट्रांसलेशनल वाली, 2 कौन सी हो गई आपकी? रोटेशनल वाली, और 2 एडिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम बन जाएंगी यहाँ पे। हाफ ऑफ आई जेड जेड ओमेगा स्क्वायर, दिस इज हाफ ऑफ आई वाई वाई ओमेगा स्क्वायर, हाफ ऑफ एम वी एक्स स्क्वायर। मास मतलब टोटल मास है ये, हाँ, हाफ ऑफ एम वी जेड स्क्वायर, हाफ ऑफ एम वी वाई स्क्वायर। और क्योंकि वाइब्रेशनल मोड भी एक्टिव है तो जो एटम्स हैं वो अपनी मीन पोजीशन की दोनों तरफ यहाँ पे वाइब्रेशन भी कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें वाइब्रेशनल मोड में जो एनर्जी आएगी वाइब्रेशनल के लिए, वाइब्रेशनल मोड के लिए एनर्जी का टर्म है, एक हो गया हाफ के एक्स स्क्वायर वाला, स्प्रिंग जैसे काम कर रहा है ये, समझ गए। तो एक एनर्जी वाली हो गई आपकी स्प्रिंग जैसी, बॉन्ड वाली जो एनर्जी है, बॉन्ड में जो डिस्टेंस हो रहा है उनका वो कम ज्यादा हो रहा है, तो और जो बॉन्ड है हम उसको एक स्प्रिंग के जैसा ट्रीट कर ले रहे हैं यहाँ पे, समझ गए? हेलो, समझ गए? एक टर्म, और दूसरा टर्म ये आएगा क्योंकि यहाँ पे वाइब्रेशनल स्पीड भी है, तो प्लस हाफ ऑफ म्यू इंटू वी वाइब्रेशनल स्पीड का स्क्वायर। व्हाट इज म्यू हियर? म्यू इज रिड्यूस्ड मास, रिड्यूस्ड मास है ये, और रिड्यूस्ड मास मतलब m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और ये जो मास यहाँ पे हमने लिखा है m, ये दोनों का मास है सम। ठीक है, ये वाला। और यहाँ जो वाइब्रेशन में हम मास लिख रहे हैं वो रिड्यूस मास लेके लिख रहे हैं, तो हाफ ऑफ म्यू इंटू वी वाइब्रेशन, मतलब ये जो स्पीड है एक यहाँ पे, ये वाइब्रेशनल वाली स्पीड है, इसलिए वाइब्रेशनल मोड में देयर आर 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। एक कौन सी वाली हो गई आपकी? पोटेंशियल एनर्जी का टर्म हो गया, और एक कौन सा टर्म बन गया यहाँ पे? काइनेटिक एनर्जी का। बाकी ट्रांसलेशनल में तीनों ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी टाइप की, और जो 2 रोटेशनल है वो भी काइनेटिक एनर्जी टाइप की। वाइब्रेशनल में यहाँ पे एक काइनेटिक एनर्जी का टर्म है और एक कौन सी एनर्जी का टर्म है? पोटेंशियल एनर्जी वाला टर्म है। सो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी 3 फॉर ट्रांसलेशनल प्लस 2 फॉर रोटेशनल प्लस 2 फॉर वाइब्रेशनल। एक पोटेंशियल है और एक काइनेटिक का टर्म, ये तीनों काइनेटिक, ये 2 काइनेटिक, ये इसमें एक काइनेटिक और एक पोटेंशियल। तो एक वाइब्रेशनल मोड में 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, है ना। एक वाइब्रेशनल मोड में 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम बनती है। ओके, एक वाइब्रेशनल मोड में 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम बनती है। तो टोटल कितनी हो गई यहाँ पे? ये देयर आर 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम। और अगर रिजिड रोटेटर के जैसे तो कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है? 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ठीक है, ये रिजिड रोटेटर वाला केस ये वाला हो गया तुम्हारा ऐसा, ठीक है ना। और ये जो तीसरा केस है, यहाँ जैसे आप स्प्रिंग लगा दो तो ये जो एटम्स हैं ये इसमें वाइब्रेशंस भी होंगे, है ना, समझ गए कि नहीं? तो ये जो टर्म है यहाँ पे एक काइनेटिक एनर्जी का, ये वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी है, और ये पोटेंशियल एनर्जी वाला टर्म है।
जबकि ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ये भी ट्रांसलेशनल, ये भी ट्रांसलेशनल, ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और ये रोटेशनल, ये वाले डायरेक्शन में रोटेशन नेग्लिजिबल रहेगा, इसलिए उसको हटा दिए। ठीक है, समझ गए? सर जो स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी बताइए। बेटा स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी पढ़े थे ना अपन ने, स्प्रिंग के जैसा बिहेव कर रहा है, मतलब अगर वाइब्रेशनल मोड एक्टिव है तो जो बॉन्ड है वो एक प्रकार से स्प्रिंग के जैसा बिहेव करता है, समझ गए? हाँ सर। इसीलिए लिखे हमने उसको। और स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी पढ़े ना हमने, हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर, तो बिल्कुल वैसी हाँ फॉर्म। और दूसरा वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि दो एटम है इसलिए वहां पे हमने रिड्यूस मास लेकर लिखा है, तो उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना, बस अभी इतना ध्यान रखना कि वाइब्रेशनल मोड में हम ऐसा लिखते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? यस सर। हाँ, ये जो टर्म है ना, ये जब हम SHM वगैरह पढ़ेंगे ना तो मैं वहां पे डिस्कस करूंगा ये जो एनर्जी लिखने का तरीका है। हाफ के एक्स स्क्वायर तो आपको समझता है, लेकिन हाफ म्यू इंटू वी स्क्वायर जो फैक्टर आया जिसमें मैंने रिड्यूस मास बोला है वो मैं आगे बताऊंगा अभी में। ठीक है, ओके। ओके। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। डन सर। हाँ बोलो। हाँ, अगर टेम्परेचर ज्यादा है, हाई टेम्परेचर है, तो ये वाइब्रेशनल मोड एक्टिव होता है। माइक म्यूट कर ले। लेकिन इसमें ऐसा है ना कि एक्सेप्शन भी है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड का जो मॉलिक्यूल होता है CO, वो रूम टेम्परेचर पे भी उसमें वाइब्रेशनल मोड एक्टिव होते हैं। तो अगर कुछ नहीं बोला गया है, कोई एक्सेप्शंस की हम बात नहीं कर रहे हैं, तो डायटोमिक मॉलिक्यूल में नॉर्मली हम उसको रिजिड रोटेटर मानेंगे। अगर बोला जाता है कि हाई टेम्परेचर है, वाइब्रेशनल मोड एक्टिव है, तो फिर हमको ये कंसीडर करना है। समझ गए? हेलो, समझ गए कि नहीं? यस सर। और जेई एडवांस की अगर मैं बात करूं सीधा सीधा, तो जेई एडवांस में सिर्फ मोनो एटॉमिक गैस और डायटोमिक गैस ही है, और उसमें सिर्फ रिजिड रोटेटर वाला पार्ट है, वाइब्रेशनल वाले पार्ट को नहीं लिया, क्योंकि पॉली एटॉमिक में तो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो जेई एडवांस में पॉली एटॉमिक गैस के बारे में नहीं है डिग्री ऑफ फ्रीडम की कहानी, है ना, या लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। अब पॉली एटॉमिक गैस के लिए देखो और कहानी क्या बदल जाएगी। यहाँ पर तो 2 ही एटम थे, पॉली एटॉमिक में तो बहुत सारे एटम आ जाएंगे, आपके 2 से ज्यादा एटम हो जाएंगे। तो फिर वहां पे आपका जो ट्रांसलेशनल है और जो रोटेशनल है वो तो ठीक है, लेकिन वाइब्रेशन में कहानी और अलग हो जाएगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। लिए सर। ये समझ गए पूरा? अभी डिग्री ऑफ फ्रीडम डायटोमिक की एंड पॉलीएटॉमिक। डायटोमिक के वाइब्रेशनल मोड जब एक्टिव होता है और जब रिजिड रोटेटर के जैसा बिहेव करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन, अभी पॉलीएटॉमिक के लिए देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, हो गया ना? यस सर। Now this is page number 3. अगर हम पॉलीएटॉमिक गैस को ले लें यहाँ पे, पॉलीएटॉमिक, अभी देखो पॉलीएटॉमिक में जैसे आपके हो गए अमोनिया, CH4, C2H6 एक्सेट्रा, और भी बहुत सारी गैसेस है, मैंने बस यहाँ पे 2-3 के नाम लिखा है पॉलीएटॉमिक में। बट इनमें पॉलीएटॉमिक गैसेस में जो रहेंगे ना, ये किसी भी डायरेक्शन पे जा सकती, मतलब 3 ट्रांसलेशनल वाली डिग्री ऑफ फ्रीडम तो रहेंगी यहाँ पे। जैसे अगर मैं अमोनिया को ले लूं यहाँ पे, मीथेन का स्ट्रक्चर याद है क्या, कैसा होता है इसका? ऐसा कुछ बनता है ना? हेलो, ठीक है। तो इसमें देखोगे तो ये तीनों डायरेक्शन पे, ये मॉलिक्यूल तीनों डायरेक्शन पे जा सकता, मतलब 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम तो रहेंगी। ये y डायरेक्शन हो गया, ये x हो गया, और ये कौन सा वाला हो गया, z हो गया।
तो यहाँ पे अगर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें तो 3 ट्रांसलेशन वाली तो आएंगी चाहिए। समझ गए? अरे समझ गए कि नहीं? Yes, sir. तो ये पूरा जो मॉलिक्यूल है ये इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी आ सकता है, तीनों डायरेक्शन पे जा सकता है। अब इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सभी एक्सिस के लिए प्रेजेंट रहेंगे इसमें। तो हम ये नहीं बोल सकते कि भाई एक्स एक्सिस में इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं है। ये वाले डायरेक्शन के लिए भी हाफ आई एक्स एक्स ओमेगा स्क्वायर, और ऐसा भी ये रोटेट कर सकता है यहाँ पे हाफ आई वाई वाई ओमेगा स्क्वायर, और ये वाले डायरेक्शन पे भी हो सकता है। सो हाफ आई जेड जेड ओमेगा स्क्वायर, मतलब तीनों रोटेशन भी पॉसिबल है। तीनों रोटेशन मतलब तीनों डायरेक्शन में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी आ सकते हैं, मतलब तीनों डायरेक्शन के रोटेशन में भी एनर्जी आएंगी, तीनों डायरेक्शन के ट्रांसलेशन में भी एनर्जी है ना। तो इधर पे हो गई आपकी हाफ एम इंटू वी एक्स स्क्वायर, ये हो गई हाफ एम वी वाई स्क्वायर, और ये वाले डायरेक्शन पे हाफ एम वी जेड स्क्वायर। तो 3 ट्रांसलेशनल वाली डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई आपकी, प्लस कौन सी आ जाएंगी यहाँ पे? 3 rotational. 3 रोटेशनल भी आ गई। और अगर वाइब्रेशन भी हो रहा है तो ये तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन आ जाएगी, और एक वाइब्रेशन के लिए कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है? 2। और एफ क्या हो गया यहाँ पे? नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड। तो यहाँ पे वाइब्रेशनल मोड का काउंटिंग डिफिकल्ट टास्क है, तो ये ध्यान रखना टोटल 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेंगी एज अ रिजिड रोटेटर। और अगर हम इनको भी मिला लें, अगर वाइब्रेशनल मोड एक्टिव कर दें तो फिर टोटल इतनी आएंगी 3 + 3 + 2f। इफ वाइब्रेशनल मोड इज एक्टिव और f इज नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड यहाँ पे, क्योंकि एक वाइब्रेशनल मोड में कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है? 2। एक काइनेटिक का टर्म और एक पोटेंशियल एनर्जी का टर्म। इसलिए यहाँ पे हमने जो डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखने का जो तरीका है वो कैसा लिखा हमने यहाँ पे, समझ गए कि नहीं? अगर रिजिड रोटेटर है तो सिर्फ कितनी ले लोगे यहाँ पे? अगर ये रिजिड रोटेटर है तो सिर्फ 3 + 3 आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं, सो देयरफॉर एफ एज अ रिजिड रोटेटर, एज अ रिजिड रोटेटर के जैसे अगर है तो 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम, और अगर वाइब्रेशनल मोड एक्टिव है, वाइब्रेशन इज एक्टिव, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 + 2f हो जाएगा। ठीक है, तो रिमेंबर ये एज अ रिजिड रोटेटर जनरली नॉर्मल और एट लो टेम्परेचर पे होता है, और एट लो टेम्परेचर पे, और ये होता है एट हाई टेम्परेचर पे। लेकिन इसमें एक्सेप्शंस भी होते हैं, इसलिए इसको अवॉइड ही करते हैं हम कि भाई लो टेम्परेचर पे भी कुछ मॉलिक्यूल में वाइब्रेशन मोड एक्टिव होते हैं, वाइब्रेशनल एनर्जी होती सफिशिएंट, जिसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते लो टेम्परेचर पे भी कुछ मॉलिक्यूल की। इसलिए यहाँ पे ये बोलना है कि नॉर्मल टेम्परेचर पे 6 ही होती है, ये थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि एक्सेप्शंस हैं यहाँ पे। बट फिर भी अगर ऐसा कुछ नहीं बोला गया तो बाय डिफॉल्ट कितना लेना हमको? नॉर्मल टेम्परेचर या के लिए कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम लेना? बाय डिफॉल्ट 6 लेना है, और हाई टेम्परेचर पे 6 + 2f आपको लेना है। ठीक है, समझ गए? हेलो, क्या बेटा? आवाज नहीं आती है आपको, थोड़ा माइक पास में। सर यहाँ पे स्मॉलेस्ट टर्म क्या है? स्मॉल एफ इज नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड, नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड स्मॉल एफ है। अगर पॉलीएटॉमिक में कितने वाइब्रेशनल मोड है हम काउंट नहीं कर सकते ना यहाँ पे, जैसे कितने, जैसे ये एक बॉन्ड हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, जैसे इस पे दिख रहा है आपको 4, तो यहाँ पे जो वाइब्रेशनल मोड हो जाएंगे वो 4 बन जाएंगे तुम्हारे ऐसे। ठीक है, हेलो। अब लेकिन जैसे अमोनिया तो वहां पे अलग वाइब्रेशनल मोड होंगे, C2H6 में अलग वाइब्रेशनल मोड आएंगे। तो पॉलीएटॉमिक में तो बहुत लंबी कहानी होती है, इसलिए वाइब्रेशनल मोड कितने एक्टिव हैं ये भी हमें नहीं पता, तो ये डिफिकल्ट या चैलेंज वाला काम है इसमें, है ना। तो ये कहानी फंस जाती है, उलझ जाती है।
एक्चुअल में डिग्री ऑफ फ्रीडम से हमको एग्जैक्टली नहीं पता चलता, लेकिन एक रफ आइडिया या लगभग लगभग आपको आइडिया पता चल जाता है सिंपल सिंपल से केसेस की स्टडी के लिए। जैसे तुमने केमिस्ट्री में बोर्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ा ना, बोर्स एटॉमिक थ्योरी, यस सर। लेकिन जो बोर्स एटॉमिक थ्योरी है उसका लिमिटेशन है, लिमिटेशन है क्या, लिमिटेशन बता सकते हो क्या? मेन लिमिटेशन क्या है बोर्स एटॉमिक थ्योरी? सिंगल एटॉमिक सिस्टम के लिए हाँ, सिर्फ हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए ही एप्लीकेबल है, बराबर है। हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए ही एप्लीकेबल है, बाकी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। हाइड्रोजेनिक एटम हम जिसकी बात करते हैं, पर ऐसा तो नहीं कि सिर्फ हाइड्रोजन जैसे ही एटम होते, ठीक है। लेकिन वो माइलस्टोन इसलिए हम पढ़ रहे हैं कि हाँ उसको बेस मान के फिर आगे की थ्योरी उसमें डेवलप हुई है। हम बिल्कुल अभी परफेक्ट क्लियर कट पिक्चर नहीं बता सकते, लेकिन हाँ हाइड्रोजन एटम की पिक्चर हम या हाइड्रोजन लाइक एटम के बारे में हम काफी कुछ जान सकते हैं उस थ्योरी के अकॉर्डिंग। ऐसे यहाँ पे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, इसमें ये क्लियर कट किसके लिए दे रहा है, मोनो एटॉमिक के लिए तो बिल्कुल क्लियर कट बात पता चल रही। मतलब आप मोनो एटॉमिक गैस के बिहेवियर को आप इससे आसानी से समझ सकते हो, है ना। ऐसे डायटॉमिक में रिजिड रोटेटर के लिए भी ठीक है, लेकिन एक्सेप्शंस आ जाएंगी ना। वाइब्रेशन जो मोड है वो ऐसा तो है नहीं कि भाई 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे के बाद ही एक्टिव होगा, 30 के पहले नहीं होगा। एंड लो टेम्परेचर हम किसको बोले यहाँ पे, तो जो वाइब्रेशनल मोड है, वाइब्रेशनल मोड किसी भी टेम्परेचर पे एक्टिव हो सकता है ना। जैसे और उसमें मॉलिक्यूल्स भी कुछ एक्सेप्शन में है आपके, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड का जो मॉलिक्यूल होता है वो नॉर्मल टेम्परेचर में भी उसमें वाइब्रेशनल मोड एक्टिव रहते हैं, तो थोड़ा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। पॉलीएटॉमिक में तो और ये डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा, ठीक है। समझ गए अभी कि नहीं? सर हाँ बोलो। सर टेम्परेचर यहाँ पे केल्विन में लेंगे कि सेल्सियस में लेंगे? बेटा अभी यहाँ टेम्परेचर का कुछ टर्म आया ही नहीं है केल्विन और सेल्सियस में। यहाँ पर चीजें फिक्स नहीं है ना कि हम किस टेम्परेचर पे। जैसे मान लो जो वाइब्रेशनल मोड की हम बात कर रहे थे, हो सकता है ऑक्सीजन का वाइब्रेशनल मोड 20 पे एक्टिव हो और नाइट्रोजन का पहले एक्टिव हो जाए, है ना। तो ये चीजें फिक्स नहीं है यहाँ पे। क्लियर हो गया सर और नॉर्मल और लो और हाई टेम्परेचर मतलब कितना? इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि कितना ये मैं भी नहीं बता सकता, क्योंकि हर एक एटम के लिए बिहेवियर अलग अलग होते हैं। तो कितना है एग्जैक्टली फिगर हमारे पास नहीं है ऐसा कि कितने पे किसका। अब इसमें हर एक के लिए अलग अलग आएगा। जैसे मीथेन का बिहेवियर अलग दिखेगा तुमको। मीथेन पता चल रहा है कि 30 डिग्री के ऊपर इसमें वाइब्रेशनल मोड आ रहे हैं, पर अमोनियम में पता चल रहा है कि 0 डिग्री पे ही आ गया वाइब्रेशनल मोड। समझ गया? यस सर। हाँ, इसलिए डिफिकल्ट टास्क है। तो आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा कि अगर रिजिड रोटेटर है तो 6, और अगर वाइब्रेशनल मोड एक्टिव है तो 6 + 2 है। अब इसमें टेम्परेचर की हम बात नहीं करेंगे, क्वेश्चन में मेंशन होता है ये। तो जनरली एक जनरल जो टर्म है ना वो हमने वैसा लेके, मतलब जो, इसलिए तो इसमें अब एक्सेप्शन वाली बात आ गई क्योंकि हम अब एटम की बात करते हैं। इसलिए केमिस्ट्री में देखना आपने हर कहीं पे एक्सेप्शन मिलते हैं आपको। एक पूरा आप बिल्कुल स्ट्रिक्ट रूल नहीं बना सकते कि बिल्कुल ऐसे ही चलना है, ठीक है। समझ गए? हाँ, रिजिड अगर हम बोल रहे हैं कि रिजिड रोटेटर है तो फिक्स रूल हो गया, लेकिन हम नॉर्मल टेम्परेचर या लो टेम्परेचर बोल रहे हैं तो कितना, क्योंकि अलग अलग एटम के बिहेवियर अलग अलग होते हैं, इसलिए वो बोलना ज्यादा सही नहीं है। रिजिड रोटेटर बोलना मतलब फिक्स हो गई कहानी आपकी, ठीक है। समझ गए? सर ये डिग्री ऑफ फ्रीडम सीपी और सीवी कैलकुलेट करने के लिए यूज होती है ना? बिल्कुल बिल्कुल, अभी आने वाले हैं अपन। अब सीपी और सीवी का जो कैलकुलेशन है उसके लिए यूज होंगे। अभी लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी पढ़ने वाले, इससे काफी कुछ पता चलता है। मतलब गैसेस की एनर्जी के बारे में आप डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हो, गैसेस की एनर्जी इसके बेसिस पे। और गैसेस अकेले की नहीं, सॉलिड की जो स्पेसिफिक हीट है या सॉलिड की जो एनर्जी है उनके एटम्स की, उसको भी आप इससे बता सकते हो, लिक्विड की बता सकते हो। बट ये एग्जैक्ट मैच नहीं करते। जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है उसके साथ में अगर हम बोलें कि हाँ एग्जैक्ट मैच हो रहा, तो नहीं है ये। जैसे लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी हो गया, डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया, एक तरीका निकाले थे साइंटिस्टों ने कि हम ऐसे भी समझ सकते हैं इनको, ठीक है। बट एक्सपेरिमेंटल डेटा के साथ में जो मैचिंग होती है वो 99% तक होती है ना, ऐसा आप बोल सकते हो, ठीक है, इसके बेसिस पे। हेलो, हाँ। अब इसमें अगर मैं मोनो एटॉमिक गैस की बात करूंगा तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए मैच करती चीजें, ठीक है।
और कोई डाउट अभी? नमन कुछ और पूछना है? 0 केल्विन पे डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं रहेगा ना? कितने पे? 0 केल्विन पे कौन सी वाली? सर वाइब्रेशन वाली। हाँ, वाइब्रेशनल तो 0 हो जाएगी उसमें। ट्रांसलेशनल और रोटेशनल 0 केल्विन वो टेम्परेचर होता है जब सारे मॉलिक्यूलर मोशन सीज हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे मॉलिक्यूल ना तो ट्रांसलेट भी नहीं करेगा ना 0 केल्विन को, तो रुक जाएगा, गिर जाएगा, नीचे जमीन पे गिर जाएगा। जैसे आप जिस रूम पे बैठे हो 0 केल्विन टेम्परेचर कर दो, तो हवा के जितने भी पार्टिकल्स हैं, हवा के जितने भी एटम्स या मॉलिक्यूल है, वो सब क्या हो जाएंगे? नीचे सेटल हो जाएंगे, उड़ेंगे नहीं हवा में। फिर वो, समझ गए? हवा बोलेंगे नहीं अपन, वहां पे वैक्यूम बोल देंगे। फिर समझ गया? ओके सर। 0 केल्विन वो टेम्परेचर है ना जब इन गैसेस का प्रेशर 0 हो जाता है और वॉल्यूम भी 0 हो जाता है। प्रेशर 0 होने का मतलब उनमें वाइब्रेशन या मोशन ही खत्म हो गया वहां पे। तो फिर वहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम भी 0 हो जाएगा ना? हाँ, डिग्री ऑफ फ्रीडम भी 0 हो जाएंगे फिर ना वहां पे। ठीक है, आगे बढ़ू मैं अभी? यस सर। हाँ, ये समझ गए डिग्री ऑफ फ्रीडम की कहानी। अब हम आ रहे हैं यहाँ पे गैसेस की एनर्जी लिखना। किसके बेसिस पे? डिग्री ऑफ फ्रीडम के बेसिस पे, मतलब लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। अगले पेज, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। लिए सर। Then है पेज नंबर 4 and law of equipartition of energy. Law of equipartition of energy. लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। देखो, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी ये है कि जो भी एटम है या मॉलिक्यूल हैं, उनकी जो टोटल एनर्जी होती है वो इक्वली डिवाइड होती है हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए। सो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी का जो स्टेटमेंट है, इट स्टेट दैट the total energy of atom or molecule is equally divided in each degree of freedom. इक्वली डिवाइडेड इन ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम। जो गैस का एटम है या मॉलिक्यूल है, उसकी जो टोटल एनर्जी है, इट इज इक्वली डिवाइडेड इन ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम। हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए इक्वली डिवाइडेड है, कम ज्यादा नहीं है सर, है ना? एंड पर डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम विल contribute energy. Each degree of freedom will contribute energy half of kVt. This is for per atom or molecule. एक एटम या एक मॉलिक्यूल की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसके 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की एनर्जी कितनी होती है? हाफ केवीटी होती है। और इट विल बी हाफ ऑफ आरटी। दिस इज फॉर पर मोल। अगर हम जो अमाउंट है वो 1 मोल का अमाउंट ले रहे हैं, तो 1 मोल के 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम में जो एनर्जी होती है वो हाफ ऑफ आरटी होती है। तो ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम विल कंट्रीब्यूट एनर्जी इक्वल्स टू हाफ केवीटी पर एटम और पर मॉलिक्यूल, या फिर हाफ ऑफ आरटी पर मोल के लिए। तो एक सिंगल एटम की अगर हम बात करेंगे तो कितना लिखेंगे? हाफ केवीटी लिखेंगे। और अगर मोल की हम बात करें तो हाफ आरटी लिखते हैं। तो दैट इज, इसका मतलब ये हुआ कि सीधा सीधा हमने जो पढ़े थे, हाफ ऑफ एम वी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम वी वाई स्क्वायर, हाफ ऑफ एम वी जेड स्क्वायर, हाफ ऑफ आई एक्स एक्स ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ ऑफ आई वाई वाई डैश
omega square is equals to half of I z, omega square is equals to half of kx square is equals to half of mu into v vibrational square. तो और इन सभी की जो एनर्जी है इट विल बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ केवीटी। तो ये सभी एनर्जी की जो वैल्यू होती है ना ये सभी सेम है और किसके इक्वल है, ये हाफ ऑफ केवीटी के इक्वल है। दिस इज अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ये लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी के बेसिस पे कि किसी गैसेस के एटम्स के लिए या मॉलिक्यूल के लिए जो भी एनर्जी होती है, ये एटम है ना या मॉलिक्यूल है, तो अगर मोनोएटॉमिक है तो मोनोएटॉमिक में ये सिर्फ 3 रहेंगे, डायएटॉमिक में ये 3 तो रहेंगे, ये 2 और आ जाएंगे, और अगर वाइब्रेशनल मोड एक्टिव है तो ये दोनों और हो जाती हैं। पॉलीएटॉमिक ये 3 तो रहेंगे, ये 3 और आ जाएंगे, और अब उसमें वाइब्रेशनल मोड कितने हैं उसके अकॉर्डिंग देखना पड़ता है। तो हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए जो एनर्जी होती है वो किसके बराबर होती है, हाफ ऑफ केवीटी के बराबर होती है अगर हम एक एटम या एक मॉलिक्यूल की बात करते हैं। और एक मोल के लिए अगर हम देखेंगे तो यही फार्मूला किसमें रिड्यूस हो जाता है, हाफ ऑफ आरटी में रिड्यूस हो जाता है। सो दिस इज द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। It states that the total energy of atom or molecule is equally divided in each degree of freedom, and each degree of freedom will contribute energy equals to half of kBT। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, कोई डाउट है तो पूछो अभी इस पे। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आर है गैस कांस्टेंट। ठीक है, यस सर। यस सर ठीक है। और T इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मतलब केल्विन में चाहिए ये। ठीक है, समझ गए? यस सर। ओके, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, ले लिए? सर वहाँ पे आई जेड जेड डैश चाहिए। अच्छा ठीक है, ये वैसे ही लिखो मैं समझने के लिए। अभी क्लियर हो गया? कोई डाउट अभी इस पे लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी पे? नो सर। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसके बेसिस पे हम गैसेस की इंटरनल एनर्जी को लिखते हैं, या टोटल एनर्जी ऑफ गैस और इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस। सो दिस इज पेज नंबर 5। नाउ नेक्स्ट हेडिंग है इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस। इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस इट इज U, या इसी को हम बोलेंगे टोटल एनर्जी ऑफ गैस। इंटरनल एनर्जी या टोटल एनर्जी ऑफ गैस, इसको मैं डिनोट कर रहा हूँ U से। U या E एक ही बात है यहाँ पे। तो इसमें कुछ केसेस हैं, ध्यान देना। तो इंटरनल एनर्जी पर एटम के लिए, एक सिंगल एटम के लिए अगर आप लिख रहे हो तो फार्मूला हो जाएगा हाफ ऑफ केवीटी, ये 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए। और इसमें अगर F डिग्री ऑफ फ्रीडम का मल्टीप्लाई कर दूं, F का मल्टीप्लाई नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम का, तो एक एटम की इंटरनल एनर्जी ऐसे निकल जाएगी। और दिस इज फॉर ये एक सिंगल एटम के लिए, एंड फॉर एन एटम के लिए अगर यही कैलकुलेट करना है तो ये कैसे रहेगा, ये फार्मूला हाफ ऑफ केवीटी इंटू डिग्री ऑफ फ्रीडम इंटू एन। ठीक है, फिर तीसरा अगर आप इसको पर मोल के लिए अगर आप देख रहे हो तो ये फार्मूला हो जाएगा हाफ ऑफ आरटी इंटू डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, एंड अगर आप इसी को एन मोल के लिए अगर आप देख रहे हो तो हाफ ऑफ आरटी इंटू डिग्री ऑफ फ्रीडम इंटू एन बन जाएगा ये फार्मूला। समझ गए? अरे समझ गए कि नहीं? तो ये इंटरनल एनर्जी या जो टोटल एनर्जी है उसको आप इस तरह से देख सकते हो, इस तरह से देख सकते हो।
ये हाँ बोलो, रिपीट करूं। देख, एक सिंगल एटम अगर है तो सिंगल एटम या मॉलिक्यूल, एक सिंगल एटम या फिर मॉलिक्यूल के लिए जो एनर्जी होगी, आप डायरेक्ट इस फार्मूले से लिख लो, हाफ केवीटी मतलब 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की एनर्जी, और उसमें जितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम उसका मल्टीप्लाई कर दो, तो एक एटम की इंटरनल एनर्जी पता चल जाएगी एक एटम के लिए। ठीक है, अरे समझ गए कि नहीं? हाँ सर बताइए। हाँ, और n अगर इसमें एटम्स हैं, मैं इसको ना एक एग्जांपल लेके बताता हूँ तो और जल्दी क्लियरिटी आएगी। जैसे मान लो किसी कंटेनर में यहां पर हीलियम गैस भरी हुई है, ठीक है, ये कितने मोल हीलियम गैस है? दिस इज 4 मोल हीलियम गैस यहाँ पे है, और कितने टेम्परेचर पे? 27 डिग्री सेल्सियस पे। सो व्हाट इज द टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ दिस हीलियम गैस? इस हीलियम गैस की टोटल इंटरनल एनर्जी कितनी आएगी? तो कैसे लिखोगे यहाँ पे? सो देयरफॉर यू मतलब टोटल इंटरनल एनर्जी, टोटल इंटरनल एनर्जी जो कि काइनेटिक एनर्जी का टाइप ही है, ये किसके इक्वल आएगी बेटा? यहाँ पे हाफ ऑफ आरटी इंटू डिग्री ऑफ फ्रीडम इंटू एन। हाफ आरटी 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए, एफ नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, और एन नंबर ऑफ मोल। तो यहाँ पे जब आप वैल्यू पुट कर दोगे इसकी, तो हाफ ऑफ आर इंटू टी, कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती? 3। नंबर ऑफ मोल कितने यहाँ पे? 4। तो फाइनल आंसर इज 3/2 RT इंटू 4। ये टोटल इंटरनल एनर्जी यहाँ पे 4 मोल ऑफ हीलियम गैस की। अब इसमें टेम्परेचर की वैल्यू आप और आगे पुट कर सकते हो, और गैस कांस्टेंट की वैल्यू भी पुट कर दो, तो जो आंसर आ जाएगा 3/2 इंटू 8.314, टेम्परेचर 300 इंटू 4, आंसर किसमें आ जाएगा आपका? जूल में ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ गए? अरे समझ गए कि नहीं? क्या ऐसा ही होगी। क्या बेटा? सर ऐसा ही आवाज नहीं आ रही है बराबर में। हेलो, ऐसा ही यूनिट बोल रहा सर वो। एसआई यूनिट, देख आर की एसआई यूनिट होती है ना 3, एसआई यूनिट में जूल में आएगा ना। आर की वैल्यू 3.8.314, टेम्परेचर 300 डिग्री सॉरी केल्विन आ जाएगा, और कितने मोल है? 4 मोल है, इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया। समझ गए अभी कि नहीं? यस सर। तो ये ऐसा तरीका हो गया। अभी इसके बेसिस पे हमें मोनो एटॉमिक गैस, डायटॉमिक गैस एंड पॉली एटॉमिक गैस की इंटरनल एनर्जी देखते कैसे लिखेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। हेलो, स्क्रीनशॉट ले लो। डन सर। हाँ, पेज नंबर 6 पे आते हैं हम। अब मोनो एटॉमिक गैस की इंटरनल एनर्जी, ये फार्मूले हो गए इनके एनर्जी के लिए। दिस इज पेज नंबर 6। देखो अभी मोनो एटॉमिक गैस, मोनो एटॉमिक गैस के लिए बताना क्या आएगी इंटरनल एनर्जी। सबसे पहले हम देखते हैं मोनो एटॉमिक गैस के लिए। ठीक है, मोनो एटॉमिक गैस के लिए बताओ जरा इंटरनल एनर्जी कितनी आएगी। मोनो एटॉमिक गैस में कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है? 3। तो इंटरनल एनर्जी ऑफ वन एटम के लिए फार्मूला आएगा हाफ ऑफ केवीटी इंटू एफ। सो इट इज हाफ ऑफ केवीटी इंटू 3 एंड द आंसर इज 3/2 केवीटी। और 1 मोल के लिए अगर आप देख रहे हो तो 1 मोल में यही आंसर किसके बराबर आएगा? हाफ ऑफ RT इंटू डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो इट इज 1/2 RT इंटू 3 and the answer is 3/2 RT.
समझ गए, 1 मोल के लिए इतना है। और यही आंसर अभी हमने पढ़े थे ना कल, एनर्जी ऑफ आइडियल गैस पढ़े थे, फार्मूला आया था 3/2 RT, 3/2 kBT, है ना। प्रेशर से डिराइव किए थे यही, लेकिन वो मोनो एटॉमिक के लिए ही है। अगर हम डायटोमिक में जाएंगे तो कहानी बदल जाएगी। और अगर मैं यहाँ पे n मोल के लिए ले लूं, इंटरनल एनर्जी फॉर n मोल, तो n मोल के लिए फार्मूला 3/2 इंटू RT इंटू n कर देना, तो यही फार्मूला हो जाएगा 3/2 n RT। ये बन गया तुम्हारा n मोल के लिए। ये एवरेज एनर्जी थी पर मोल, ये एवरेज एनर्जी पर एटम, और ये n मोल की जो टोटल एनर्जी, दिस इज द एवरेज एनर्जी पर एटम, दिस इज एवरेज एनर्जी पर मोल, दिस इज टोटल एनर्जी। और डायटोमिक के लिए अगर देखोगे, डायटोमिक के लिए अभी हम सीधे सीधे लिख सकते हैं। डायटोमिक में फर्स्ट केस आ गया इसमें, रिजिड रोटेटर, रिजिड रोटेटर अगर है तो कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, टोटल 5। तो इंटरनल एनर्जी और 1 एटम, मतलब ये एवरेज वैल्यू है, हाँ। तो डायरेक्ट लिख दूं मैं, हाफ ऑफ केवीटी इंटू डिग्री ऑफ फ्रीडम, इट इज 5/2 केवीटी, एंड इंटरनल एनर्जी और 1 मोल अगर देखोगे तो इट इज 5/2 RT हो जाएगा। और n मोल के लिए अगर देखोगे, फॉर n मोल के लिए तो ये 5/2 n RT बन जाएगा। समझ गए। और अगर वाइब्रेशनल मोड एक्टिव है, वाइब्रेशनल मोड इस पे एक्टिव है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी इसकी 7। सो इंटरनल एनर्जी फॉर n मोल, बाकी के लिए नहीं लिख रहा हूँ मैं, n मोल के लिए लिख रहा हूँ सीधे सीधे। फार्मूला क्या बन गया, हाफ ऑफ RT डिग्री ऑफ फ्रीडम इंटू n, so the formula is half of RT degree of freedom is 7 into n। ठीक है। एंड सिमिलरली अब हम किसके लिए लिख सकते हैं, यहाँ पे पॉलीएटॉमिक गैस के लिए भी लिख सकते हैं। सो पॉलीएटॉमिक गैस, पॉलीएटॉमिक गैस डायरेक्ट लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे फार्मूला, इंटरनल एनर्जी, टोटल इंटरनल एनर्जी विल बी गिवन बाय हाफ ऑफ RT डिग्री ऑफ फ्रीडम इंटू n, और डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 6 + 2f होता है आपका। तो ये जो फार्मूला आएगा टोटल इंटरनल एनर्जी का, इट विल बी हाफ ऑफ RT इंटू 6 + 2f इंटू n। सो यहाँ पे हो जाएगा nRT इंटू 3 + f। सो दिस इज द टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ पॉलीएटॉमिक गैस। अभी देखो, अगर 1 मोल के लिए तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी, वाइब्रेशनल मोड एक्टिव नहीं है तो f की वैल्यू 0, तो कितना बचेगा, ये 3RT बचेगा या 3nRT बचेगा। समझ गए। जो भी एप्लीकेबल है उसके अकॉर्डिंग चल सकते हैं। क्लियर हो गया, हेलो, क्लियर हो गया क्या, हेलो। मैंने एक एटम के लिए फार्मूला नहीं लिखा, मैंने 1 मोल के लिए भी नहीं लिखा, मैंने डायरेक्ट n मोल वाला फार्मूला लगा दिया n मोल के लिए। ठीक है, हेलो, ओके सर। ओके बेटा। एक एक के लिए निकालना तो आप आसानी से निकाल सकते हो ना, मैंने तो जनरल बता दिया अब यहाँ पे। तो अब मैं एक जनरल फार्मूला लिख दे रहा हूँ सीधे सीधे, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। पेज नंबर 7। तो अगर इंटरनल एनर्जी लिखना हमें, तो अब हमारे पास एक सीधा सीधा फार्मूला हम ये लिख देते हैं, this is page number 7. Internal energy of gas will be given by, it is 1/2 RT into degree of freedom into n। ठीक है। और या फिर इसी को आप लिख सकते हो 1/2 kBT into degree of freedom into capital N। So sometimes this formula can be written as, it is F into 1/2 nRT, and it is F into 1/2 n kBT। तो डायरेक्ट आप ऐसा भी लिख सकते हो सीधे सीधे।
अगर 1 मोल है तो 1 आ जाएगा, और अगर यहाँ पे 1 एटम है तो फिर ये आ जाएगा। 1 एटम मतलब आप एवरेज वैल्यू बात करते हो, और ये जो U है ये फिर यहाँ पे टोटल के लिए आ गया। तो ये सीधे सीधे फार्मूले हो गए आपके। अब यहाँ पे इंटरनल एनर्जी ऑफ गैसेस आप सीधा सीधा इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, समझ गए? हेलो, अरे समझ गए? 1 मिनट। मेजर करना इंटरनल एनर्जी में, तो इसमें देखो ये भी फिक्स क्वांटिटी है। सो देयरफॉर चेंज इन इंटरनल एनर्जी अगर आपको चाहिए तो फार्मूला हो जाएगा F इंटू 1/2 एन आर डेल्टा टी, क्योंकि ये जो टर्म है ये आपके कांस्टेंट टर्म है, या फिर डेल्टा यू विल बी गिवन बाय 1/2 एन के बी डेल्टा टी। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी डायरेक्ट टेम्परेचर में चेंज से आप निकाल सकते हो। एंड इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस सिर्फ और सिर्फ कौन सी होती है? काइनेटिक एनर्जी टाइप की होती है। ठीक है, क्योंकि उसमें कौन सा फोर्स नहीं होता, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होते, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी का टर्म नहीं है उसमें। लेकिन अगर आपकी आइडियल गैस डायटोमिक टाइप की है तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो, हेलो, अगर डायटोमिक या पॉलीएटॉमिक टाइप की आइडियल गैस ले रहे हो आप, तो उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी का टर्म है वो मॉलिक्यूल को बांधने वाले बॉन्ड के कारण है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं, मतलब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल पे फोर्स नहीं लगा रहा, वो वाली पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। ठीक है, समझ गए? हेलो, यस सर। हाँ, तो ये ध्यान रखना, छोटी सी बात है। यहाँ पे बोलोगे कि सर पोटेंशियल एनर्जी तो लिखे अपन ने, लेकिन ये बॉन्ड वाली पोटेंशियल एनर्जी है, एक मॉलिक्यूल को अटैच करने वाले बॉन्ड की। एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल पे कोई फोर्स नहीं लगा रहा है, या एक एटम दूसरे एटम पे कोई फोर्स नहीं लगा रहा है, वो पोटेंशियल एनर्जी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हम आइडियल गैस की बात करते हैं तो आइडियल गैस की जो इंटरनल एनर्जी होती है वो सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के टाइप की होती है। और ये सिर्फ किस पे डिपेंड कर रही है? एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, वैसे टोटल एनर्जी पे आपका आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल पे भी आ जाएगी कहानी, और डिग्री ऑफ फ्रीडम पे भी आ जाएंगी, है ना? तो अगर हम टोटल एनर्जी की बात करेंगे तो फिर तो उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम और ये सारे टर्म आ जाएंगे, नेचर ऑफ गैसेस भी आ जाएगा। लेकिन अगर हम एवरेज एनर्जी की बात करेंगे तो फिर उसमें नेचर ऑफ गैस का इफेक्ट तो है ही, क्योंकि आप डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखते हो यहाँ पे। ठीक है, क्लियर हो गया? बट मोनो एटॉमिक गैस या फिर आगे की जो भी गैस अपन ने कल जो डिस्कशन किए थे, कि जो एवरेज एनर्जी होती है गैस की, एवरेज एनर्जी ऑफ गैस, वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है? नेचर ऑफ, सॉरी, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करती। कल जो फार्मूला लिखे थे अपन ने वो कौन सा लिखे थे? 3/2 RT या 3/2 KBT वाला लिखे थे। समझ गए कि नहीं? हेलो सर, अगर आइडियल गैस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होती तो फिर वो हमेशा मोनोएटॉमिक क्यों नहीं होते? इसीलिए तो उसको जनरली अपन आइडियल गैस बोलने का मतलब मोनो एटॉमिक ही ट्रीट करना होता है। ठीक है, ठीक है। ओके। देखो हम अगर रियल गैसेस की तरफ जाएंगे ना, काफी कुछ कहानी गड़बड़ा जाएगी। फिर एक्चुअल में गैसेस तो रियल ही होती हैं, आइडियल तो होती नहीं है, लेकिन हम इनका जो बिहेवियर है वो लगभग लगभग आइडियल लेके ही कर लेते हैं नॉर्मल कंडीशन पे। ठीक है, हेलो, यस सर। यस सर। तो ये जो कहानी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये बहुत पुरानी कहानी है, आप एक प्रकार से ऐसा समझ लो। ये जो कहानी पढ़ रहे हैं पुरानी कहानी है, चीजें बदली हैं, बट ये सब माइलस्टोन रहे हैं इनके बिहेवियर को समझने के लिए, इसलिए पढ़ रहे हैं। जैसे बोर्स एटॉमिक थ्योरी सभी एटम के लिए एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन पढ़ते हैं हम अभी, है ना? तो वैसे ये भी है। ठीक है, बिहेवियर को समझने के लिए।